हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। लीनियर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये क्या कहता है? ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज directly proportional to external force applied। एक्सटर्नल फोर्स होगा तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। तो देखो, एफ एक्सटर्नल लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्लियर? डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई। एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के आएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को 1 पुट कर दिया तो एफ एक्सटर्नल कितना आया? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो भाई मुझे समझ में आ गया चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया ये। क्लियर? ठीक है। यहां डेल्टा पी क्या है? डिफरेंस। मान लो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स की वजह से होता है। बात समझ में आ गई? मान लो मेरे पास एक बॉडी है, मास है, वेलोसिटी क्या है? u। आफ्टर टाइम डेल्टा टी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। समझ गए? तो यहां पे मोमेंटम क्या होगा? p इनिशियल mu, p फाइनल क्या होगा? mv। यार मास इनटू वेलोसिटी तो होता है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? f एक्सटर्नल डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टाइम को t2 माइनस t1, या डेल्टा टी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या चेंज इन टाइम डेल्टा टी की जगह आप टी मान लो। ठीक, तो ये क्या हो गया भाई? एम वी माइनस एम यू बाई टी। तो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या बन गया? एम वी माइनस यू बाई टी। ये भी एक फॉर्मूला आ गया जो आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, एक सीधे न्यूमेरिकल आ जाएंगे इसके ऊपर। कितना क्या होगा बताता हूं मैं आपको अभी। तो ये बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल फोर्स है तो ये सारी बातें हमारे पास आ जाती हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखो। इसी में छोटी छोटी बातें करेंगे, बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं हम अभी। ये फॉर्मूला नोट करना है। ठीक है, अब देखो, एफ एक्सटर्नल जो है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां पे लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। एक्चुअली डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। टाइम गैप का मतलब यहां पे वेलोसिटी u, यहां पे वेलोसिटी v, ये टाइम गैप। अगर ये टाइम बहुत छोटा हो तो वेलोसिटी यहीं पे निकालनी हो तो टाइम काफी कम हो गया। तो टाइम काफी कम है, डेल्टा टी अप्रोचेस 0 नहीं है, 0 के आसपास है, तो दिस कैन बी रिटन एज dp बाई dt। बात समझ में आ गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो गया? डी बाई डी टी ऑफ पी क्या होता है? एम वी। क्या एम आउटसाइड? डी वी बाई डी टी रहा या ना? ठीक है। एफ एक्सटर्नल क्या आ गया? एम। और बेटा डी वी बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ एक्सटर्नल एम ए। तो क्या मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया फोर्स का? फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया, F इक्वल टू एम ए। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो F का रिलेशन आया चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt। ठीक है, F का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन आ गया। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक, यहां देखो F इक्वल टू एम ए में m क्या है? कांस्टेंट। m क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। जनरली 95 क्या
98% केसेज में मास कांस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे? कांस्टेंट। बट मास वेरिएबल भी होता है, बट ओनली 2% केसेज में। मतलब न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, कभी कोई न्यूमेरिकल आ जाए जेईई वगैरह में 2% चांसेस हैं कि मास वेरिएबल आए। मास वेरिएबल का मतलब क्या है? मास चेंज हो रहा है। मास चेंज कब होगा? देखो ध्यान से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? मास का रिलेशन होता है m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है ये होता है रेस्ट मास बेटा, किसी बॉडी का मास। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 60 kg, तो ये 60 है। क्लियर? ये चेंज होने वाला मास है। ठीक है। अगर वेलोसिटी जनरली 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 700 किलोमीटर प्रति घंटा, 700 माइल जैसे एरोप्लेन की स्पीड होती है 1000 किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वी सी को अप्रोच करता है, मान लो वी कितना आ गया, c/4, वी कितना आ गया, c/4, तो अब चेक करो मास बढ़ता है नहीं बढ़ता, चेक करता है। m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी क्या है, c/4, स्क्वायर करो, c स्क्वायर बाई 16 बाई c स्क्वायर कैंसिल, m नॉट रूट 16 इधर आएगा, 1 माइनस 1 बाई 16, अरे बोलो 1 माइनस 1 बाई 16, 16 इधर जाएगा, तो 16 माइनस 1 क्या होगा बेटा, 15 बाई 16, 15 बाई 16। तो जरा हम इसको देखें तो m आ गया, m इक्वल टू एम नॉट 16 बाई 15 का रूट। तो क्या ये वैल्यू एक से ज़्यादा है? ये एक से ज़्यादा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब m एम नॉट से ज़्यादा है, इसका मतलब मास बढ़ गया। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो मास बढ़ जाता है, और उस केस में m वेरिएबल, तो f इज नॉट इक्वल टू ma। तो उस केस में फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होता। ये कब बराबर होगा? जब मास कांस्टेंट होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन, क्योंकि रॉकेट में फ्यूल होता है, धीरे धीरे फ्यूल डिक्रीज होता जाता है तो मास भी चेंज होता जाता है। वहाँ पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों को पढ़ना है F इक्वल टू एम ए, और m क्या होता है? कांस्टेंट। m चेंज नहीं होता, और अगर m चेंज होगा तो सिस्टम अलग, कहानी अलग, सब अलग। ठीक है। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड। ठीक है। देखो, सिंस F इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है, d बाई dt ऑफ mv, m वेरिएबल है मान लेते हैं, तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन आपको आता है, दो क्वांटिटी हैं, दोनों वेरिएबल हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर इस इक्वेशन में कहूं m कांस्टेंट, इफ m कांस्टेंट है तो dm बाई dt क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हो गया, ये टर्म खत्म, क्या बचा? F इक्वल टू m dv बाई dt। और बेटा dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। आ गई वही बात? समझ में आ गई बात? वही बातें आ जाती हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आए, F इक्वल टू dp बाई dt और F इक्वल टू ma। इसकी बात करते हैं अभी। इसका यूज करेंगे इम्पल्स में। कहाँ यूज करेंगे बेटा? इम्पल्स में। देखते हैं कैसे क्या होता है वेलोसिटी चेंज। ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं। बेसिक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके बन जाते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, रेस्ट पे है तो u0, अरे बोलो। ठीक है। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन का, और मास दे रखा है इसका 4 kg। इस बॉल का मास 4 kg है, फोर्स लगाया 20 का। ठीक है। इनिशियली ये रेस्ट पे है, अरे बोलो। ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी
आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद बताओ वेलोसिटी क्या होगी। क्या करूं, देखो F इक्वल टू एम ए, F20 मास 4a, ए कितना आ गया बेटा 5, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, बाकी तो मुझे आता ही है। ठीक है, वेलोसिटी पूछी है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूं। v पूछा है, u 0 है, a कितना आया 5, टाइम कितना है 5, मुझे पता लग गया 25 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ या ना बोलो, बात समझ आ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि फोर्स गिवन है, वहां से कैसे ना कैसे करके एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या करके, एक्सेलरेशन निकाल लो, कुछ भी करके फोर्स आ जाएगा। मान लो आपसे फोर्स पूछ ले, समझ रहे हो मेरी बात, फोर्स पूछ लिया जाए तो F इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन। कैसे, देखो कोई खास बात नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन देखो। सपोज करो आपको एक बॉडी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, 100 मीटर, its velocity becomes 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अरे बोलो, ठीक है। मास ऑफ बॉडी 2 kg, फाइंड फोर्स ऑन बॉडी। देखो क्या करें, फोर्स पूछा है, फोर्स क्या होता है एम में, ए निकाल लो, काम आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है 10, और बेटा डिस्टेंस भी दे रखी है। तो क्यों ना मैं इक्वेशन लगा दूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एग्री, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, u कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 2a निकालना है, ये कितना 100, ये कितना आ गया बेटा 84, 84 क्या हो गया 200a। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आया 42। अरे बोलो, 42 डिवाइड बाई 100 a आ गया, तो a आ गया 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स निकाल लो। फोर्स क्या होता है एम ए, एम कितना है 2 kg, ये कितना है 0.42, ये हो गया 0.84 न्यूटन। बहुत ही कम फोर्स है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस टाइप से फोर्स निकालना आ जाए, वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, F इक्वल टू एम में ऐड करना है। बेसिक सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई अब क्या, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ और नॉर्मल रिएक्शन। न्यूटन सेकंड लॉ का मतलब फोर्स है ना, फर्स्ट लॉ ने बताया था ओरिजिन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ बताता है फोर्स की इक्वेशन, फोर्स के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन, न्यूमेरिकल्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर अपने को न्यूमेरिकल करने हैं। कैसे, पहले एक सिंपल एक बॉडी लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक झंडू सॉल्व करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं अपने को। ये बॉडी ली, सरफेस स्मूथ है, बॉडी मान लो 10 kg की, 10 kg की है तो 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, आपको पता है ये बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन। इधर, अरे बोलो, ठीक है, इधर फोर्स लगाया 50 न्यूटन, सरफेस क्या है स्मूथ। क्या ये बातें समझ में आ गई। एक बॉडी को रखा, फोर्स लगाया, तो ये तो बैलेंस होना है, क्योंकि फोर्स इधर है, बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में है, बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ वर्टिकल इक्विलिब्रियम। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बेसिक बातें समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या फिर बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी बेसिक्स तो पता हो। अगर आप ग्राउंड पे खड़े और चल रहे हो तो क्या आप उड़ रहे हो, नहीं। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, आपका जितना वेट है उतना ही ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन क्या है, एन। तो बेटा ये बात समझ में आ गई, एन इक्वल टू एम जी, और वो कितना है 100 न्यूटन। बात समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है। कोई आपसे पूछ ले फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी की एक्सेलरेशन बताओ तो बता दो यार। एफ कितना है 50, एम कितना है 10, ए निकाल लो, जीरो कैंसिल, ए कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कुछ था इस सवाल में, नहीं।
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से सोल्व हो जाएगा, समझ गए। और देखो सिंगल बॉडी की बात कर रहे हैं, डबल की बात नहीं कर रहे, डबल के बारे में भी सोचेंगे अभी, फिलहाल इतना। सपोज करो यही सरफेस आपके पास, ये मैंने एक बॉडी ले ली, ठीक, बॉडी वही 10 kg की। इस बार मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया मैंने 20√2 45 के एंगल पे, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। एक्सेलरेशन बताओ बॉडी की। तो इस सवाल में क्या करना है सोचो। इस क्वेश्चन में देखो, इसका कंपोनेंट करेंगे, ये बॉडी है, चलो मैं यही कर देता हूँ 20√2 cos 45, cos 45 1/√2, 1/√2 से कैंसिल 20। इधर से इसको देखा जाए तो ये भी 20। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। इधर देखा जाए तो 100 न्यूटन, इधर देखा जाए तो n। क्लियर ये बात भी? ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा फोर्स कितना है? F=ma लगेगा, पहली बात तो ये ax कर दो, वैसे हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 20 स्मूथ है, और मास कितना है 10 kg। ax कितना आया 2। अगर टेढ़ा फोर्स लगे तो ऊपर भी जा सकती है बॉडी, अगर मैं किसी चीज को ऐसे पकड़ूंगा तो वो ऊपर भी आ सकती है, आगे भी चलेगी, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्टिकल जरा सोचो, n ऊपर 20 भी ऊपर, ऊपर के फोर्स ऐड करो, नीचे के फोर्स ऐड करो, ठीक है ना। नीचे कितना 100, तो n कितना आ गया बेटा 80। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अरे बोलो, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब चाहते हैं कि n 80 आ गया, इसका मतलब n पहले 100 को बैलेंस कर रहा था। समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ पे मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ आपको, समझो, ये सवाल खत्म हो चुका है। अगर n पहले बैलेंस कर रहा था, ये नहीं था, तो n कितने था 100। अगर फोर्स टेढ़ा लगाया तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट 20 n को कम कर रहा है। जैसे आपने एक बैग पकड़ रखा है 20 किलो का, 20 kg का, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपका एक दोस्त आ गया, उसने भी हाथ लगाया, तो क्या आपके हाथ के ऊपर पहले जितनी ताकत लग रही थी उतना ही लगानी पड़ रही है, कम लगानी पड़ रही है? कम लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि सपोर्ट मिल गया 20 का। तो पहले n 100 को सपोर्ट कर रहा था, अब कितना कर रहा है 80। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट ay के बारे में क्या? मान लेते हैं बॉडी ऊपर जाएगी, मान लो बॉडी ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूं? n + 20 - 100 = ma। नहीं आई बात समझ में? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F = ma, कहता है अगर फोर्स एक से ज्यादा हो तो F net = ma, अगर फोर्स एक से ज्यादा हो तो F net = ma। ठीक है। तो F net का मतलब नीचे ग्राउंड है, बॉडी ग्राउंड के अंदर तो जाएगी नहीं जाएगी ना, तो ऊपर जा सकती है। इसका मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा, जिधर बॉडी जाएगी उधर फोर्स ज्यादा, जिधर बॉडी जाएगी उधर फोर्स ज्यादा होगा, पहली बात। ठीक है। अगर फोर्स एक से ज्यादा हो तो नेट फोर्स निकालेंगे और उसके बाद उसको ma के बराबर कर देंगे। अरे हाँ यार, ठीक है। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ग्राउंड पे तो जाएगी नहीं, जाएगी तो ऊपर के फोर्स जोड़ के उसमें नीचे वाला माइनस कर दो, नेट फोर्स आ गया, अपोजिट है तो ये दोनों सेम ऐड कर दिए, ये अपोजिट है माइनस कर दिया। इक्वल टू क्या लगाना है? ma। नेट फोर्स इक्वल टू ma। मास इसका कितना है 10, m लिख दिया a।
ए की जगह मैं क्या कर दूं, ए वाई। बात समझ में आई? एफ नेट कितना आया, सोल्व करो इसको, ये बात समझ में आ गई। तो एन कितना आया भाई, n माइनस 80 इक्वल टू m कितना है 10 ए वाई। अरे बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो भाई ए वाई कितना आएगा, ए वाई आ गया n माइनस 80 डिवाइड बाई 10। बात समझ में आ गई। लेकिन n कितना है 80, तो n की जगह क्या कर दो 80, क्या आ गया 0। तो ए वाई क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं चलेगी, ऊपर नहीं चलेगी, बैलेंस होगी। ये सारा सिर्फ समझाने के लिए, समझाने के लिए। अरे हाँ या ना, समझ गए ना? कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालनी आनी चाहिए आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई? मोस्टली सवाल इसके अंदर भी 90% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचना क्या वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन एक दो नंबर का सवाल आए तो नहीं आती। ओके, लेकिन जेई का कोई सवाल आ जाए तो वहां पे हो भी सकता है, समझ गए? जेई का कोई सवाल आ जाए तो हो सकता है, निकालना कैसे आपको समझ गए, आ गया होगा। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। क्लियर? और देखो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में एक और लेते हैं, अच्छा सवाल। सपोज करो ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया 5 mg, एम मास की बॉडी है। ठीक है, 5 mg फोर्स लगा दिया। कितने एंगल पे लगा दिया भाई, 37 पे लगा देता हूँ, आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। वही क्वेश्चन आ गया, जरा सोच के देखो। इसका कंपोनेंट क्या आएगा, 5 mg cos 37, cos 37 4/5 कितना आ गया 4 mg। इधर देखा जाए तो बेटा क्या आएगा, 5 mg sin 37 3/5 3 mg। बात समझ में आ गई? ठीक है। इधर देखा जाए तो बॉडी का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n। क्लियर है बात? ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एम ए वाई एम ए एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये फोर्स लगी जाएगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है। क्या है, एक ही फोर्स। कितना है 4 mg इक्वल टू एम ए एक्स। एम से एम कैंसिल, ए एक्स आ गया 4g। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ए वाई के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ऊपर की अगर बात करें तो बेटा, ऊपर के फोर्स की अगर बात करें तो यहां देखो, मान लो बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या है n प्लस 3 mg। अरे बोलो, n प्लस 3 mg इक्वल टू mg कर दूं। पहले मान लेते हैं कि बैलेंस है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जल्दी से बॉडी ऊपर नहीं उठती, एक्सेलरेशन ऊपर नहीं आती। यहां से देखो n mg माइनस 3 mg, इसका मतलब क्या हो गया -2 mg। अगर मैं इक्विलिब्रियम मानता हूं, क्योंकि सबसे पहले इक्विलिब्रियम होगा, उसके बाद बॉडी ऊपर जाएगी, वहीं से डिसाइड होता है ना। जैसे पीछे वाले सवाल में n 80 आया था, इसका मतलब n डिक्रीज हो रहा था, n 0 तो नहीं हुआ ना, तो n डिक्रीज हो रहा था। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो n कितना आ गया -2। n माइनस आने का मतलब नेगेटिव साइन मीन्स n इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? और n डाउनवर्ड है, इसका मतलब ग्राउंड को पुश करके अंदर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो विल नॉट पेनिट्रेट इन ग्राउंड। सो n क्या लेंगे 0। मेरी बात समझ में आ रही है? n अगर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इसका मतलब गड्ढा खोद के अंदर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ n 0।
एन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब बॉडी से कॉन्टैक्ट हट जाएगा, बॉडी से कॉन्टैक्ट हट जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये ऊपर जाएगा तो जैसे ही ऊपर जाएगा, ये यहाँ रखा हुआ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो कॉन्टैक्ट तो हटेगा ना इसका। अरे यहाँ कॉन्टैक्ट है, वेट है, जैसे ऊपर जाएगा वेट तो रिलीज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर एन जीरो है तो इसका मतलब बॉडी मूव अप, ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो ऊपर का फोर्स n प्लस 3mg माइनस mg इक्वल टू ma/y। बात समझ में आ गई। n कितना था अभी, 0। 3mg माइनस mg 2mg, 0 इक्वल टू ma/y। m से m कैंसिल, ay इक्वल टू 2g। क्या बात समझ में आई, क्या आपके बात समझ में आई। ay 0 क्यों आया, ay 0 का मतलब ऊपर की तरफ भी एक्सेलरेशन है, कितनी है 2g, हॉरिजॉन्टल कितनी 4g। क्लियर। तो कोई आपसे पूछे इधर एक्सेलरेशन ax, इधर एक्सेलरेशन ay, तो बेटा नेट एक्सेलरेशन क्या आएगी, स्केलिंग एडिंग। अरे बोलो, तो a क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, तो ax का स्क्वायर प्लस में ay का स्क्वायर। तो ax कितना है 4g का स्क्वायर, दिस इज 2g का स्क्वायर, कितना हो गया 16 प्लस 4 20 जी स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, 20 क्या हो गया 5 इंटू 4, तो 4 का 2g√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई। और g को आप 10 ले लो, g को अगर आप 10 लेते हो तो 20√5। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे, अगर आपको एंगल भी निकालना है तो वेक्टर पढ़ा हुआ है बेटा आपका, अगर आपका वेक्टर पढ़ा हुआ है तो थीटा मान लो। tan थीटा क्या होगा ay/ax परपेंडिकुलर बेस, ax कितना है 2g, दिस इज 4g, g से कट गया 1/2, तो आपके पास आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ से थीटा निकाल लो, आपको एंगल मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, अच्छा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में क्या था, सारे कंसेप्ट थे। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, सारे कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या था इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालनी है, तो F इक्वल टू ma लगाओ, एक ही फोर्स से सॉल्व कर दो। वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात करो। इक्विलिब्रियम में n क्या आया नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, n को 0 लेना है, और n अगर 0 हो जाता है इसका मतलब बॉडी ऊपर जाएगी जाएगी। n अगर 0 है इसका मतलब बॉडी ऊपर जाएगी। बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर के फोर्स ऐड कर दो, क्योंकि एक से ज्यादा फोर्स है। ऊपर के दोनों का सम, नीचे का माइनस कर दो, क्योंकि अपोजिट है। समझ गए कहाँ किया था मैंने, ये रहा। ऊपर के दोनों का सम, नीचे का माइनस इक्वल टू ma। तो दिस इज नेट फोर्स F नेट y डायरेक्शन में इक्वल टू ma/y। बात समझ में आ गई। तो F नेट इक्वल टू ma समझ में आ गया। सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया ay। अब ax ay परपेंडिकुलर, स्केलिंग एडिंग कर देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगर ये समझ में आ गया, कोई परेशानी आने वाली आपके पास नहीं है। ठीक है, किसी टाइप की कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। तो नोट करने वाली बात है, फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन ay n मस्ट बी 0। ठीक है, इफ n इज नॉट 0 और पॉजिटिव, इसका मतलब ay 0 आएगा। फर्स्ट एग्जांपल लिया था हमने। ठीक है, अगर n 0 आ जाए तो ay नॉट 0 वैल्यू आएगी। अरे बात समझ में आ रही है। और अगर n नेगेटिव आ जाए, अगर n नेगेटिव आ जाए तो नॉट पॉसिबल। घंटा खुद के अंदर तो जाएगा नहीं, समझ रहे हो ना। फोर्स ऊपर लग रहा है, वो नीचे आ जाए, तो इसका मतलब n को 0 होगा। पीछे पढ़ा था हमने, n क्या होगा 0, इसका मतलब ay आएगा, वैल्यू आएगी ना। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है वर्टिकल एक्सेलरेशन के लिए, n का 0 होना बहुत जरूरी है। क्लियर, n नेगेटिव है तो 0 मानेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। एक सिंगल बॉडी के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरह के हमने डिस्कस किए। क्लियर है। तो देखो,
अगर और क्वेश्चन आ जाए टेढ़े मेढ़े तो देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बातें। ये एक बॉडी, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का 53 पे। एक फोर्स मैंने यहाँ लगाया इसके ऊपर, ठीक है बेटा, और इसका एंगल यहाँ से ले लो हॉरिजॉन्टल से 37, क्लियर। ये लगाया 10 न्यूटन का, क्लियर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें बेटा, सोचो। यहाँ देखो ये बॉडी है mg, कितनी मान लें 5 kg। 5 kg है तो बेटा कितना हो गया 50 न्यूटन। ये क्या आने वाला है n। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अरे आ गई, ठीक है। तो जो इसको अलग से बनाएं, दिस इज 50, दिस इज n। 20 cos 53, 20 cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, कितना आ गया 12। बात समझ में आ गई। इधर 20 sin 53, sin 53 क्या होता है 4/5, कितना आ गया 16, 4 4 16। बात समझ में आ गई। इधर देखा जाए तो बेटा 4 नीचे की तरफ है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा। तो ये कितना आया 10 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, 5 2 जा कितना आ गया 8। यहां देखा जाए तो ये नीचे की तरफ, तो 10 sin 37, तो 10 sin 37 3/5, ये कितना आ गया बेटा 6। क्या ये बातें समझ में आ गई आपके पास? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन fx = max, और समीशन लगा दूं, समीशन का मतलब एक से ज्यादा या फिर नेट लगा दो, अरे एक ही बात है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं 2, 12 8, 12 + 8, m कितना था बेटा 5 kg। क्या ax आ जाएगा, b = 5, ax आ गया बेटा 4, अरे 5 24, ax मेरे पास आ गया। बात समझ में आ गया आप लोगों को। वर्टिकल देखो, अगर वर्टिकल की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या चेक करें, इक्विलिब्रियम। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो ऊपर के फोर्स n + 16, n + 16, नीचे के फोर्स 50 + 6। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो n = 56 - 16, n आ गया 40, ठीक है। तो n इज पॉजिटिव, ay डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 0। कंसेप्ट समझ में आ गया था आपको। अगर n पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन तो आनी नहीं है, क्योंकि n ने बैलेंस किया हुआ है किसी को। n 0 होगा तभी तो कांटेक्ट हटेगा, तभी तो ऊपर जाएगी। इसका मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं आएगी। निकाल के दिखा लो। कैसे निकालोगे? मान लो जस्ट अलग होती है तो ऊपर का माइनस नीचे का इक्वल टू m में तो 0 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ax = 4 मीटर/सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझ में आ गई कि n पॉजिटिव आता है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं आएगी, ठीक है। ax आ गया, और फोर्स एक से ज़्यादा हो तो कैसे यूज करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो बेसिक क्वेश्चन थे एक सिंगल बॉडी को लेके, आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर, न्यूमेरिकल्स। तो ये क्या था भाई, ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन बहुत सारी बॉडी एक साथ आ जाए। जैसे आपने कई बार देखा होगा क्लासेज में बेंच होती हैं, एक बेंच के आगे एक और है, और अच्छे हट्टे कट्टे मान लो हट्टे कट्टे बॉयज हैं, एक को पुश करते हैं, सारी पुश हो जाती हैं। क्यों? एक बेंच ने दूसरे के ऊपर, एक डेस्क ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया। वो फोर्स कितना लगाया उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और सभी में अलग अलग होती हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ नॉर्मल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स, न्यूटन सेकंड लॉ टेंशन के न्यूमेरिकल्स, और न्यूटन सेकंड लॉ पुल्ली के भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वो पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।